यूपी में सीएम योगी का एनकाउंटर और बुलडोजर मॉडल अपराधियों और माफियाओं का इलाज करता है। इस बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब सीएम योगी ने क्रिटिकल सर्जरी का भी काम शुरू कर दिया है। जी हां, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में मरीज की गंभीर बीमारी को दूर करने के लिए ऑपरेशन करता है, ठीक उसी तरह बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए चोरी छिपे चुपके चुपके बीमारी बनकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश को खोखला कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी ने अब इनकी सर्जरी शुरू कर दी है। ये सर्जरी कैसी हो रही है, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। यहाँ पर इसी तरीके से जो इनपुट है वो यहाँ पर मिला हुआ था कि यहाँ पर कुछ जो घुसपैठियां हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सीता। हाँ, सीता। ठीक है, आधार कार्ड दिखाओ। क्या नाम है तुम्हारा? उत्तर प्रदेश में पहले घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, फिर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर सत्यापन का डंडा चलेगा। उसके बाद घुसपैठियों का निर्वासन होगा, यानी उन्हें सूबे से बाहर खदेड़ा जाएगा। सीएम योगी ने नासूर बन चुकी घुसपैठ वाली बीमारी का इलाज शुरू कर दिया है। कानून व्यवस्था खराब करने वाले, सूबे की डेमोग्राफी को बदलने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ महाअभियान शुरू हो गया है। हर बीमारी, हर मर्ज का उपचार हम लोगों के पास है। योगी फोर्स एक्टिव नहीं बल्कि सुपर एक्टिव मोड में है और इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन के पास लखनऊ में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए बड़ा अभियान चलाया गया। पुलिस जो है वो एक्शन मोड पे नजर आ रही है। इस समय आप ये देख पा रहे होंगे आरपीएफ के जो लोग हैं और सिविल पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। और ये जो जमीन आप देख रहे हैं ये रेलवे की जमीन है, ये रेलवे की मुहिम है। और ये आप देख पा रहे होंगे रेलवे स्टेशन है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रेलवे के जमीन पर ये इनको इनपुट मिला था और इन्होंने इसको लेकर एक पत्र जो है वो पुलिस को लिखा था। और उस इनपुट के बाद जो है वो ग्राउंड जीरो पर जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पूरा जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। सर, किस तरीके से पूरा ऑपरेशन आप लोग चला रहे हैं? ये हम लोग के उच्च अधिकारियों का आदेश प्राप्त हुआ था कि रेलवे परिसर में जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हो उसमें बांग्लादेशी विदेशी संदिग्ध नागरिकों को तलाश करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घुसपैठियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए दो टूक कह दिया है कि उनके लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। इसी के बाद सीएम योगी ने भी कड़ा फरमान जारी किया है। सभी 17 नगर निगमों में घुसपैठियों की पहचान का निर्देश जारी हुआ है। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। घुसपैठियों की यह लिस्ट कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आ गया है और बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान का काम शुरू हो गया है। सीएम योगी ने आदेश दिया था और उन्होंने कहा था कि सभी जो बांग्लादेशी और जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद जो सेंटर जो है वहां पे उनको रोका जाएगा। उसके बाद उनको बांग्लादेश जो है वो वापस भेजा जाएगा। और उसी मुहिम में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पुलिस है वो ऑपरेशन क्लीन चला रही है। घुसपैठिए और बांग्लादेशियों को लेकर ये पूरा जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है। सबके आधार, पैन का आधार कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आई थी कि लखनऊ नगर निगम में बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। अब जबकि घुसपैठियों की पहचान का काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ है तो खबर है कि नगर निगम के 160 कर्मचारी नौकरी छोड़कर भाग गए हैं। आशंका है कि नौकरी छोड़ने वाले सभी बांग्लादेशी हैं। जब मैं दिसंबर में मुहिम चलाई थी तो उस समय हमारे वहाँ के इंस्पेक्टर ने बताया था कि जो लोगों ने यहाँ पे इंदिरा नगर में चोरी की थी वो पकड़े गए थे। 6 लोग पकड़े गए थे। आसाम, वहाँ पे क्या कहते हैं, आसाम में पकड़े गए थे। वो 6 के 6 बांग्लादेशी थे। और ये 160 सारे के सारे बांग्लादेशी थे? बिल्कुल, सबके सब बांग्लादेशी। प्रदेश में अवैध तरीके से घुसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का न सिर्फ सत्यापन करने की तैयारी है बल्कि जिन लोगों की नागरिकता संदिग्ध मिलेगी उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सीएम योगी ने यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें इन डिटेंशन सेंटरों में भेजा जाएगा। उसके बाद डिटेंशन सेंटर से घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा। घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी की इस एक्शन को लेकर हिंदू और मुस्लिम मोहल्ले में किस तरह का माहौल है, जी मीडिया ने वो भी जानने की कोशिश की।
ये बहुत अच्छा योगी जी ने वो किया है। ये जो जितने बांग्लादेशी आए हुए हैं इनकी छानबीन की जाए और इनको अपने देश में भगाया जाए, इनको यहाँ से। और जो लोग रोंगे बाहर के देश के हैं वो बाहर निकालने चाहिए, अपने देश से बाहर निकाल, जो हमारे देश का वो यही रहे, और जो यहाँ से बाहर का उसको बाहर निकालना चाहिए। हमारे डीएम साहब, एसपी साहब और भी जिले की जो टीम है वो इसकी जांच पड़ताल करेंगी और जांच पड़ताल के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। वैसे तो यहाँ लगभग कोई है नहीं। यहाँ बेहतर है कि हमारे ज़िले में, हमारे शहर में कोई विदेशी क्यों हो। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक नहीं आया कि जिसका संबंध किसी रोहिंग्या से हो या बांग्लादेश से हो या किसी और स्टेट से हो। एक ऐसा राज्य जहां सीमा पार से आने वाले घुसपैठिए न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं बल्कि नौकरियों और संसाधनों पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। उनके खिलाफ योगी ने अभियान नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किलेबंदी शुरू कर दी है, जो एक एक घुसपैठिए को सूबे से बाहर खदेड़ कर ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ योगी घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं तो वहीं बड़ा एक्शन नियम तोड़ने वाले लाउड स्पीकर के खिलाफ भी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि आवाज लाउड हुई तो डाउन करना उन्हें अच्छी तरह से आता है और ऐसा ही कुछ किया गया है मुजफ्फरनगर में, जहां भाईजान ने नियम तोड़ा तो योगी फोर्स ने पक्का हिसाब कर डाला। यूपी में जैसे ही भाईजान ने लाउड स्पीकर से शोर मचाया तुरंत एक्शन हो गया और शोर को साइलेंट कर दिया गया। भी बड़े बड़े माइक लगे हुए कानों पर, वे सब उतार करके रख दिए गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुल 40 लाउड स्पीकरों ने नियम तोड़ा था। अब उनका ये हाल पूरी कहानी बयां कर रहा है। रात के अंधेरे में योगी फोर्स ने अचानक छापा मारा, फिर क्या, मस्जिदों की मीनारों पर चढ़कर भाईजान खुद ही लाउड स्पीकर उतारने लगे। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां पुलिस ने लाउड स्पीकर के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। एक हफ्ते के अंदर 40 लाउड स्पीकर को कबाड़ में रखवा दिया जो कि नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। मस्जिदों से हो रहे शोर पर आसपास के लोग कई दिनों से शिकायत कर रहे थे। पुलिस को जैसे ही शिकायत मिली, पुलिस दल बल के साथ एक्शन के लिए पहुंच गई। ऐसे किसी भी धार्मिक स्थल पे जहां पे भी इस तरह के लाउड स्पीकर्स होंगे जो कि नॉइज पोल्यूशन के जो लिमिट्स हैं उसको क्रॉस करेंगे, वहां पे ये कार्रवाई की जाए। लाउड स्पीकर पर सीएम योगी के साफ साफ आदेश हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन हर हाल में किया जाए। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर नहीं लगाए जा सकते और आवाज 45 डेसिबल से ऊपर नहीं जानी चाहिए। शोर मचाने वाले लाउड स्पीकर पर एक्शन हुआ तो आसपास के हिंदू खुश हो गए, तो वहीं भाईजान इसे हटाने की जगह आवाज कम कराने की वकालत करने लगे। अगर कुछ अब हटाए गए हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा या कोई दिक्कत परेशानी होगी या किसी ने उसमें जो है इत्तला पुलिस को दी होगी, इसलिए हटाया गया होगा। लाउड स्पीकर मंदिर से भी उतारे जा रहे हैं और मस्जिदों से भी, और हर सार्वजनिक स्थल पे जहाँ पे किसी को भी ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत है, आम बच्चों की पढ़ाई भी बाधित है, शोर शराबे में और दैनिक कार्य भी नहीं हो पाते, उसमें ये प्रक्रिया बिल्कुल उचित है, प्रशासन का सही कदम है। उसकी आवाज कम चल रही है आजकल, तो कम ही कर रखी है मस्जिद वालों ने, सब ने आवाज कम करा दे, थोड़ा सा पता लग जाए अजान का, और तो कुछ है नहीं। ये है मेरा मानना, तो अगर लाउड स्पीकर लग रहे हैं उसकी आवाज को कम करने के आदेश है। जो बहुत तेज आवाज वाले हैं, अगर उन्हें हटाया जा रहा है तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी आवाज सेट कर ले। भाईजान चाहे जो भी बोलें, योगी सरकार के आदेश साफ हैं कि किसी भी कीमत पर ध्वनि प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए पूरे प्रदेश में कई बार इसके खिलाफ अभियान चलाया गया है। सीएम योगी के आदेश पर यूपी से अब तक 1,30,000 से भी ज्यादा लाउड स्पीकर्स को हटाया जा चुका है और करीब 2 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर की चेकिंग का अभियान चलाया जा चुका है। फिर भी कुछ जगहों पर योगी के आदेश की अनदेखी की जा रही है। लाउड स्पीकर से शोर मचाया जा रहा है, इसीलिए तो अब दिन में ही नहीं, रात में भी योगी फोर्स का एक्शन देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी प्रशासन एक तरफ प्रदेश में शोर मचाने वाले भाईजान को सबक सिखाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ योगी फोर्स यूपी में अपराधियों के सफाई के लिए जारी ऑपरेशन बुलेट की रफ्तार को बढ़ाने का काम कर रही है। जब सर्द रातों में आप रजाई का आनंद उठा रहे होते हैं
तब योगी की पुलिस आपको सुरक्षा देने के लिए अपराधियों के खिलाफ मिशन छेड़े होती है। बीती रात भी योगी फोर्स ने इनामी बदमाशों को मुठभेड़ में ऐसा घायल किया कि वो पुलिस के कंधों पर लटके नजर आए। आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। 25,000 का इनामी गौ तस्कर, हत्या का आरोपी, पॉक्सो एक्ट का वांछित आरोपी। योगी के उत्तर प्रदेश में सबका नंबर आ रहा है, सबका लंगड़ा इलाज हो रहा है। योगी फोर्स चुनकर अपराध वाली गंदगी का प्रदेश से सफाया कर रही है। जीरो टॉलरेंस नीति सड़कों पर दिख रही है। गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। योगी फोर्स जिस तरह अपराध और अपराधियों के खिलाफ दिन रात एक किए हुए है। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की, जहां पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम के दौरान यूपी के खाकी वर्दी वालों को एक गाने की क्लिपिंग से सुनाई गई। मकसद क्या था, ये आपको बहुत हद तक एसपी सत्यनारायण प्रजापत के सिंघम अवतार को देखकर समझ आया। ऐसी होती है क्या हकीकत? जो हमारा सिनेमा है, जो हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री है, वो हकीकत को पूरा 360 डिग्री 180 डिग्री बदल देती है भाई। मतलब ये जितने पुलिस वाले बैठे हैं या इधर बैठे हो चाहे सामने बैठे हो, इतने नालायक हो क्या आप लोग? मतलब सत्यनारायण प्रजापत साफ तौर पर पुलिस वालों को असल जिंदगी में जीने की हिदायत दे रहे हैं। यूपी पुलिस के जवानों को उनकी ताकत न भूलने का संदेश दे रहे हैं। मतलब इतनी नालायक पुलिस तो नहीं होती होगी। 4 गोली चलाएगी, 2 तो जाके लगी जाएगी, चाहे कितनी भी दूर से चलाना हो। अच्छा, सामने जो गैंगस्टर है वो 1 गोली चला रहा है, पुलिस की गाड़ी उड़ जा रही है। जो डीएसपी मैडम है उनकी ग्लोक खराब हो जा रही है उसी टाइम पे। इतना खराब नहीं है पुलिस का सिस्टम। बीती रात योगी फोर्स के नॉकआउट पंच ने अपराधियों को हिला दिया। हरदोई में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। इसी तरह गाजीपुर में शातिर गौ तस्कर सैफ का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर उसे लंगड़ा किया। मऊ जिले में पुलिस और अंतर्राज्यीय पशु तस्करों के एक बड़े गिरोह के बीच देर रात जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में हत्या के 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। फिरोजाबाद में पॉक्सो एक्ट में वांछित आरोपी को पैर में गोली मारकर घायल किया। बलिया में योगी फोर्स हत्या के आरोपी को पकड़ने निकली तो बदमाश ने सामने से फायर किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो पैर में गोली लगने से घायल हुआ। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम प्रतीक कुमार वर्मा बताया। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से हत्या में इस्तेमाल हुए मिट्टी लगे कपड़े एवं एक नाजायज तमंचा, एक धोखा कारतूस बरामद हुआ। योगी फोर्स का ऑपरेशन नॉकआउट हर तरह के अपराधियों के खिलाफ जारी है। अपराधियों में इसका खौफ भी कितना, इसकी तस्वीरें सीतापुर से सामने आई हैं, जहां एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर रेउसा थाने के थानेदार हनुमंत तिवारी ने 92 हिस्ट्री शीटर्स की क्लास लगाई। एक व्यक्ति की निगरानी की जा रही, सबको रहना है, बस इतनी बात हमें बतानी थी कि अपराध को एकदम भूल जाइए। योगी फोर्स के थानेदार ने 92 हिस्ट्री शीटर को कैसे एक लाइन में खड़ा किया और चेतावनी दी कि अगर अपराध का रास्ता पकड़ने की कोशिश की तो हिसाब तगड़ा किया जाएगा। तो पंचायत चुनाव आ रहा है, गांव का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों की वजह से आपके गांव में कोई व्यवधान आया चुनाव को लेकर, राजनीतिक गुटबाजी कराया, मारपीट फर्जी हुआ, तो इतनी तगड़ी कार्रवाई होगी कि आप इतिहास बन जाओगे। मौसम बदलते रहेंगे, लेकिन योगी फोर्स का अपराध के खिलाफ एक्शन नहीं बदलेगा। यूपी में अपराधियों के सफाई तक नहीं रुकेगा, अपराधियों की गर्मी उतार कर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। जब जिसने भी योगी के बुलडोजर को उकसाने की गलती की, उसने बुलडोजर का अंजाम भुगता है। कोई जिहाद की बात कर रहा है तो कोई सड़क पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। अब तो अखिलेश के रामपुर के सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर ही जिहाद का मुद्दा उठा दिया है। मतलब फिर से योगी के बुलडोजर को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है।
अवैध कब्जे की इमारत को बुलडोजर का पंजा बहुत बारीकी से छेद रहा है। ये बुलडोजर एक्शन कानून व्यवस्था को चुनौती का जवाब है। ये बुलडोजर एक्शन शांति में खलल डालने वालों को जवाब है। डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के बारात घर को बुलडोज करने का काम लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। तीन बुलडोजरों ने दंगाइयों की प्रॉपर्टी को मिलकर भेदा। ना विरोध काम आया, ना आंसू काम आए। तो ये जो पूरा का पूरा अवैध निर्माण, ये जो यहाँ एक ऊंची सी दीवार पहले बनाई गई थी, उसके पीछे ये भव्य कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा, ये बारात घर है। इसको यहाँ पर कल तोड़ा गया। और अब जो दूसरी तस्वीर है जो महत्वपूर्ण है आज के लिए, वो ये कि ये जो सामने का बारात घर देख रहे हैं, इसको अभी सुबह बुलडोजर ने गिराने की कोशिश की। भड़काऊ मौलाना नाम से कुख्यात तौकीर रजा ने बरेली में शांति भंग करने की कोशिश की थी, जिसके बाद सीएम योगी को उसके और उसके गुर्गों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र उठाना ही पड़ा। तौकीर रजा खुद जेल में है। तौकीर के करीबी आरिफ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल चुका है। 2 और करीबियों पर बुलडोजर एक्शन ऑन है। अब सवाल है कि इसके बाद तौकीर के किस करीबी की बारी आएगी। तौकीर हो या कोई और, यूपी में जिसने भी बुलडोजर को उकसाने की कोशिश की, उसने अपने अवैध कब्जे पर बुलडोजर को दावत दे दी। क्या अब योगी के बुलडोजर के निशाने पर हैं कुछ और धमकीबाज? वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। ये है रामपुर के समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। नदवी ने महमूद मदनी के बहाने लोकसभा के अंदर ही जिहाद का जिक्र कर दिया। जिहाद की बात करने वाला देश का सांसद कैसा हो सकता है? पिछले दिनों जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी ने मुस्लिमों को जिहाद करने के लिए भड़काया था। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। देशवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है इस्लाम की। अब अगर किसी को इस्लाम के साथ दुश्मनी है तो वो शौक से कहे, तो उसे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं इस्लाम का दुश्मन हूं और मुझे इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले मंजूर नहीं है। मदनी की जुबान का तीखापन तो कम हो गया, लेकिन जिहाद का गुणगान कम नहीं हुआ। अब तो कह रहे हैं कि सबको जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। जान बाजी रख के बोल रहे हैं ये मस्जिद बनेगी। वहीं दूसरी ओर बाबरी बनाने का झंडा बुलंद करने वाले हुमायूं कबीर तो इन सब से एक कदम आगे निकल चुके हैं और अपने ही देश में कब्जे वाली धमकी पर उतर आए हैं। রেজিনগর থেকে বহরমপুর NH 34 আমার দখলে থাকবে, মুসলিমদের দখলে থাকবে। মুর্শিদাবাদের মুসলিমদের না, রাজ্য মুসলিমদের কত ব্যক্তি এখানে আসবে সেদিন প্রমাণ করব। मतलब किसी ने बाबरी की नींव डालने से रोका तो हुमायूं और उसके मुस्लिम समर्थक हाईवे कब्जा कर लेंगे। बंगाल में हुमायूं ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन यूपी के मुसलमान ना तो हुमायूं के बहकावे में आने वाले हैं और ना ही महमूद मदनी के। सुनिए यूपी के भाईजान क्या कह रहे हैं। हमारा स्वतंत्र देश है, आज़ाद देश है, यहाँ हमारे हर चीज़ की हमको आज़ादी है। यहाँ अब दूसरी बात, हुमायूं कबीर होते कौन है? मुसलमानों को समझ के लाने वाले। हुमायूं कबीर से कहलाया गया, लगता है कुछ पैसा वैसा पाए होंगे, माल पाए होंगे, कह दिया उन्होंने। बोलो, अपना टीएमसी के एक विधायक हैं, पहले अपनी विधायकी करें। अपना देश संविधान से चलेगा या फिर नेताओं के बड़बोलेपन से चलेगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी कह दे। यूपी के मियां भाई जानते हैं कि यूपी में जो कायदे में रहता है वही फायदे में रहता है, तभी तो वो किसी भी सूरत में योगी के बुलडोजर को उकसाने के बारे में सोचते भी नहीं। बरेली से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी के बुलडोजर एक्शन ने जहां भाईजान की नींदें उड़ा रखी हैं, तो वहीं एक और परेशानी आजकल उन्हें चैन से नहीं जीने दे रही। जिस वक्फ के नाम पर लाखों करोड़ों की संपत्ति वक्फ बोर्ड
जमा कर चुके हैं, अब उसको समय पर रजिस्टर करने में हाथ पांव फूल रहे हैं। और नौबत यहां तक आ गई है कि 6 महीने का वक्त भी कम लगने लगा है और अब एक्सटेंशन न मिलने से उनकी टेंशन बढ़ गई। 48 घंटे यानी 2880 मिनट। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे वक्त अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे ही वक्फ और उसकी संपत्तियों को लेकर भाईजान के दिल की धड़कनें बढ़ी। 5 दिसंबर 2025 वो तारीख जिसको लेकर देश के अलग अलग वक्फ बोर्ड की नींद उड़ी। अभी लोग इसी वजह से परेशानी कि हमारी संपत्ति नहीं चढ़ रही है। टाइम भी बहुत कम बचा है, 48 घंटे करीब आप बता रहे हैं। जो सरकार की तरफ से टाइम मिला है, ये टाइम कम है। हमारी चेहरे के ऊपर भी चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही है। इस परेशानी की वजह है वो डेडलाइन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाने से इनकार कर दिया। 5 दिसंबर उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने की आखिरी तारीख। उम्मीद पोर्टल 6 जून से शुरू हुआ। वक्फ की संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया, जो कि 5 दिसंबर को खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद कई नेताओं ने डेट को आगे बढ़ाने की मांग की। सपा नेता जियाउर रहमान बर्क खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू से मिले, लेकिन उम्मीद अधूरी रही। अब जब डेडलाइन करीब है तो पोर्टल नाकाम करने का शोर और वक्फ बोर्ड से लेकर संसद तक गूंज रहा है। 6 महीने का टाइम मिला उम्मीद पोर्टल पे। 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है। ये लगातार शिकायतें हम पे भी आई कि जो उम्मीद पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा है, लोग अपनी संपत्तियों को उस तरह से दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, लोग क्यू में खड़े हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो पोर्टल है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है चिंता का विषय तो बिल्कुल था और हमारी चेहरे के ऊपर भी ये चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में करीब 9 लाख वक्फ संपत्तियां, जिनमें से अब तक सिर्फ 30% रजिस्टर हो पाई। रजिस्ट्रेशन अगर 5 दिसंबर तक नहीं हुआ तो संपत्ति का वक्फ दर्जा खत्म हो जाएगा। बाद में सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश पर ही दोबारा रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। साइट बहुत स्लो चल रही है और जो प्रॉपर्टी हम लोग चढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर चढ़ नहीं रही है। लड़के रात भर जग के बैठ रहे हैं। टाइम भी बहुत कम बचा है, अभी 48 घंटे करीब आप बता रहे हैं। तो हम सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें टाइम बढ़ाया जाए ताकि जो भी संपत्तियाँ हैं पूरी की पूरी जो है चढ़ जाएँ। परेशानी आ रही है कि एक तो पोर्टल इंग्लिश में है और पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें डबल 3 बार मारी गई हैं। उससे आदमी जो भरने वाले हैं मस्जिद के या औकाफ के जो काम करने वाले हैं उनके पास ना कंप्यूटर होते हैं ना वो इंग्लिश पढ़े होते हैं। देश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां अगर किसी वक्फ बोर्ड के पास हैं तो वो है यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जिसके पास 1,24,355 संपत्तियां हैं। शिया वक्फ बोर्ड की 7,785। इनमें से 26 नवंबर तक सिर्फ 15,000 संपत्तियां रजिस्टर हो पाई, यानी 88% संपत्तियां अभी पेंडिंग हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 5300 में से सिर्फ 1400 संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि 75% अभी पेंडिंग है। भाईजान अभी भी असमंजस में है कि करे तो करे क्या। अब 48 घंटे शेष बचे हैं, लेकिन लगभग 50% से ज़्यादा जो संपत्तियां हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाया है। उसके कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये देखिए, ये उम्मीद पोर्टल पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। अगर आपको अपनी उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल जो है वो यहाँ पर लगी है। सरकार ने तारीख नहीं बढ़ाई तो वक्फ बोर्ड पोर्टल बंद होने की दलील दी जा रही, जबकि संपत्ति रजिस्टर करने के लिए पूरे 180 दिन का समय दिया गया था। जाहिर है मंशा नहीं थी कि समय से वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। खैर अभी चंद घंटे बचे हैं, नहीं तो हजारों वक्फ संपत्ति वक्फ बोर्ड के हाथ से जा सकती है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी। हिंदू यूनिवर्सिटी में पत्थरबाजी का वायरस आ गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात हुए बवाल के कारण कई थानों की पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। मामूली विवाद के बाद हंगामा हुआ
पत्थरबाजी की गई। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद हालात काबू में आ पाए, लेकिन वो 2 घंटे कितने चुनौतीपूर्ण रहे। चेहरे कपड़ों से ढके हैं, हाथों में लाठी डंडे हैं, नकाबपोश पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की हैं। पत्थर वाला वायरस अब तो हिंदू यूनिवर्सिटी में घुस गया है। देखिए इन पत्थरबाजों की भिड़ंत कैसे यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों से ही हो रही है। एक तरफ पत्थरबाजी कर रहे सैकड़ों लोग हैं, तो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मी। बीती रात BHU कैंपस में देखिए कैसे बवाल मचा रहा। बहुत मुश्किल से उपद्रवियों को रोकने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले सड़कों पर उतर आए और पत्थरबाजी करने वाले छात्रों को पुलिस ने हॉस्टल तक खदेड़ा। सवाल है कि क्या वाकई नकाबपोश चेहरों के पीछे BHU के ही छात्र थे या पत्थरबाजी के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे। करीब 2 घंटे तक कैंपस में तनाव की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि मामला मामूली विवाद से शुरू हुआ था। एक छात्र बाइक एक्सीडेंट में घायल हो गया था, जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी के प्रोक्टोरियल बोर्ड में शिकायत करने गया था। आरोप है कि वहां छात्र की सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठे होकर प्रदर्शन करने लगे। आरोप है कि प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों ने छात्रों पर लाठी चला दी। इसके बाद उग्र छात्रों ने पथराव किया। हालांकि BHU के पत्थरबाजों का इलाज योगी फोर्स ने ऑन द स्पॉट कर दिया, जिसके बाद से वहां शांति है। मौके पर फोर्स के साथ हम लोग पहुंचे, अब सामान्य स्थिति कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। BHU के जिस LD गेस्ट चौराहे पर पत्थरबाजी हुई, वहां का जायजा जब जी मीडिया की टीम ने लिया तो हालात ने बयां कर दिया कि किस कदर पत्थरबाज और पुलिस फोर्स आमने सामने रही होगी। गमले तोड़े गए, कई तरह की जो पोस्टर्स थे उनको फाड़े गए, नुकसान पहुंचाया गया और इस तरह की जो ईंट पत्थर थे उसे देर रात छात्रों ने चलाया और मुंह बांधते हुए उस पूरे वीडियो में दिखाई देगा। BHU में पत्थरबाजी की घटना संयोग है या सोचा समझा प्रयोग, इसकी जांच में पुलिस जुटी है। सवाल बड़ा है कि क्या सोच समझकर इस जगह का पत्थरबाजों ने चुनाव किया था। जयपाल, जी मीडिया, वाराणसी। 22 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत की धरती पर अपने कदम रखेंगे। पुतिन भारत आएंगे और दिल्ली में करीब 30 घंटा गुजारेंगे, लेकिन ये 30 घंटे इस्लामाबाद पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। भारत और रूस की दोस्ती से जलने वाले पाकिस्तान को पुतिन ने भारत आने से पहले ही बहुत बड़ा सदमा दे दिया है। रूस की ओर से एक ऐसा ऐलान कर दिया गया है जिससे मुनीर की फौज कांपने लगी है। एक तरफ भारत में पुतिन का भव्य स्वागत हो रहा होगा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा होगा। पुतिन के जोरदार स्वागत की तैयारी हो रही है। दिल्ली को पुतिन के लिए सजा दिया गया। पुतिन ने भारत आने से ठीक पहले भारत को ऐसा तोहफा दिया जिससे पड़ोसी पाकिस्तान की नींद उड़ गई। पुतिन की भारत यात्रा शुरू होने से ठीक पहले रूस की संसद ने भारत और रूस के बीच एक सैन्य समझौते को मंजूरी दी। यही समझौता पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर के सदमे की बड़ी वजह। समझौता क्या है, पहले समझिए। समझौते के तहत भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगी। इससे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और ज्यादा बढ़ेगा। यह समझौता इस साल 18 फरवरी को हुआ था, जिससे पुतिन की यात्रा से ठीक पहले रूस की संसद ने मंजूरी दे दी। इस समझौते का सीधा मतलब ये होगा कि हिंद महासागर में रूसी युद्धपोत और विमान आसानी से आ पाएंगे, जिससे पाकिस्तान की नौसेना और हवाई सीमा पर दबाव बनेगा। भारत को रूसी मिलिट्री बेस और पोर्ट्स का एक्सेस मिलेगा और तनाव के हालात में आसानी से रूसी सैनिक, रूसी विमान भारत आ पाएंगे और भारत के सैनिक और विमान रूस जा पाएंगे। डेफिनेटली भारत और रशिया के रिश्ते और ज्यादा घनिष्ठ स्ट्रेटेजिकली होते जा रहे हैं। हमारी फोर्सेस को कभी जरूरत पड़े या कभी अपनी एक्सरसाइजेस के लिए या कहीं से कहीं जा रही हो, तो रशियन एयर बेसिस, नेवल बेसिस हमें इस्तेमाल करने को लॉजिस्टिकल मिल सकते हैं। सिमिलरली रशिया को भी हम इसके जरिए आई थिंक आर्कटिक में एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज, कोलैबोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, उन सब एरियाज में काफी ज्यादा आई थिंक और कदम उठा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। पुतिन के आने के बाद भी मुनीर को सदमा मिलने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 भारत का सबसे बड़ा रक्षा कवच साबित हुआ। पाकिस्तान बखूबी जानता था और अब जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो दोनों देशों के बीच इसे लेकर एक और बड़ी डील हो सकती है। पुतिन के भारत दौरे पर 5 अतिरिक्त S-400 खरीदने पर डील हो सकती है।
अभी तक भारत S-400 के 5 स्क्वाड्रन खरीद चुका है, जिसमें 3 की डिलीवरी हो चुकी है, 2 की डिलीवरी जल्द होगी। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट में से एक रूसी Su-57 पर भी डील संभव है। दिल्ली में जब मोदी और पुतिन मुलाकात करेंगे तो मुमकिन है कि भारत की सैन्य ताकत बढ़ाने वाले समझौते पर मोहर लग जाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत इसी हैदराबाद हाउस में होगी। 5 दिसंबर को तकरीबन 11 बजे ये बातचीत शुरू होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है, जिसमें ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस को लेकर महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे परमाणु रिएक्टर हैं, इसको लेकर भी रूस और भारत के बीच समझौता हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत आएंगे तो उनकी 7 लेयर की सुरक्षा होगी। सबसे खास सुरक्षा होगी हैदराबाद हाउस की, जहां पर पीएम मोदी और पुतिन के बीच अहम बैठक होने वाली है। पुतिन की सुरक्षा में भारत और रूस दोनों देशों के सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहेंगे। भारत के एनएसजी कमांडोज की स्पेशल तैनाती होगी। इसके अलावा हैदराबाद हाउस के आसपास की बिल्डिंग्स पर एंटी स्नाइपर यूनिट तैनात रहेगी। हैदराबाद हाउस के आसपास भी ड्रोन फटक नहीं सकते, इसके लिए ड्रोन जैमर लगाए गए हैं। इसके साथ ही एआई मॉनिटरिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। अब पुतिन की सुरक्षा में तैनात रहने वाले रूस की एजेंसियों की तैनाती देखिए। FSO यानी रूस के फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विसेज पुतिन के साथ होंगे। SBP यानी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विसेज के एजेंट भी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। व्लादिमीर पुतिन जब भारत आएंगे तो एक बार फिर पूरी दुनिया भारत और रूस की दोस्ती की पक्की तस्वीर देखेगी। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी के साथ जो जुगलबंदी अब तक नजर आई, उसने हमेशा से पाकिस्तान को परेशान किया। इतना कि जब शहबाज पुतिन से मिले तो भारत जैसी दोस्ती की भीख मांगने लगे थे। और अब जिस तरह भारत में पुतिन के स्वागत की तैयारी है, वो एक बार फिर इन दोनों देशों की दोस्ती को नए पायदान पर ले जाने वाली है। पीएम मोदी ने खुद पुतिन के लिए प्राइवेट डिनर का आयोजन किया है। पुतिन भारत आ रहे हैं और साथ में समंदर के एक ऐसे योद्धा की सौगात ला रहे हैं जो पलक झपकते ही नीले पानी के भीतर भारत के खिलाफ साजिश करने वालों की कब्र बना देगा। कौन है ये योद्धा, क्या है इसकी ताकत, कैसे समंदर में शक्ति का गणित बदल देने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत को मिलने वाला है समंदर का सरताज। नीले पानी में बढ़ने वाली है भारत की ताकत। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच रहे हैं। पुतिन की इस यात्रा ने समंदर की उस विनाशक ताकत को भी सुर्खियों में ला दिया है जो भारत को रूस से मिलने वाली है। INS चक्र क्लास की इस परमाणु पनडुब्बी के मिलने से समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाने वाली है। ये भारत को रूस से मिलने वाली तीसरी परमाणु पनडुब्बी होगी। इसकी डिलीवरी 2027 या 2028 में होने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद इसे INS चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। इस परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बी को 10 साल के लिए लीज पर लिया जाएगा। ये रूस से लीज पर ली जाने वाली तीसरी पनडुब्बी होगी। रूस से मिलने वाली परमाणु पनडुब्बी कैसे समंदर में भारत की ताकत को बढ़ा देने वाली है, वो समझिए। इस पनडुब्बी में परमाणु ऊर्जा से चलने की क्षमता है। लंबी अवधि तक ये बिना शोर किए पानी के नीचे रह सकती है। ये परमाणु पनडुब्बी कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस है। 533 mm के 6 टॉर्पीडो इसमें लगे हुए हैं। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये पनडुब्बी समंदर के नीचे चल सकती है। भारत के पास फिलहाल 17 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 2/3 1980 के दशक में ही खरीदी गई थी और अब ये पनडुब्बियां बूढ़ी हो रही हैं। इनकी सर्विस लाइफ खत्म हो रही है। इसीलिए भारत को अब नई पनडुब्बियों की जरूरत है। उसकी इस जरूरत को रूस से मिलने वाली ये परमाणु पनडुब्बी पूरी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी का बुलडोजर राउंड पर निकला हुआ है और आजकल बिहार में उसने डेरा डाला हुआ है। बाबा का धुरंधर बिहार में अवैध कब्जाधारियों की धुलाई कर रहा है बिना कोई भेदभाव किए। लेकिन कुछ लोगों को इस धुलाई से बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने रोना पीटना भी शुरू कर दिया है। कौन है ये लोग जिन्हें अवैध कब्जे पर बुलडोजर प्रहार अच्छा नहीं लग रहा? देखिए रिपोर्ट। बिहार में बुलडोजर राज पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो। बीजेपी ने बिहार में योगी मॉडल लागू कर दिया।
योगी का धुरंधर लखनऊ से पटना जा पहुंचा है। ये 5 तस्वीरें देखिए। पटना, नालंदा, सीतामढ़ी, बेगूसराय और सीवान में बुलडोजर की धमक न सिर्फ सुनाई दी बल्कि दिखाई भी दी। इन शहरों में जहां भी सड़क पर अवैध कब्जा था, बुलडोजर ने सब तहस नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया और संदेश दे दिया कि सड़क पर अतिक्रमण जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने के बाद से ही बुलडोजर बिना छुट्टी, बिना रुके अवैध कब्जे के खिलाफ मिशन में जुटा है। ये अलग बात है कि यूपी में जब सीएम योगी का बुलडोजर चलता है तो कोई चू नहीं कर पाता, लेकिन बिहार में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ विरोध के सुर फूट रहे हैं। कहीं बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मार्च निकल रहा है तो कहीं धरना दिया जा रहा है। विरोध के सुर दबाने के लिए पुलिस को लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन विरोध के सुर थमते नहीं दिख रहे हैं। नालंदा में कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ बुलडोजर अवैध कब्जे तोड़ रहा है। 100 घर बुलडोजर की रडार पर है। 5 दिसंबर को बड़ा अभियान चलने वाला है, लेकिन कांग्रेस नेता पप्पू यादव धमकी दे रहे हैं। 5 तारीख को घर तोड़िएगा तो हमारे लाश पर आपको तोड़ना होगा। हम यहाँ सोएंगे आकर के, आप चढ़ा दीजिएगा गाड़ी। हम आएंगे 5 तारीख को यदि आप तोड़िएगा तो।